हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई पर बहुत विशेष ध्यान दे रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में हम लेकर के आ गए हैं एक और क्वेश्चन जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की भूमिका में है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रत्यय अर्पण से आप क्या समझते हैं। प्रत्यय अर्पण की परिभाषा दीजिए। प्रत्यय अर्पण के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। अपने उत्तर को निर्णित वादों की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए देख लीजिए। अब सबसे पहले प्रत्यार्पण का अर्थ देखिए। जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दंड से बचने के उद्देश्य से किसी दूसरे देश में भाग जाता है, तो जिस देश का वह निवासी है उस देश की सरकार की प्रार्थना पर दूसरे राष्ट्र द्वारा अपराधी व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, आपसी की प्रक्रिया वापसी की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रत्यार्पण कहते हैं। ये वापसी है, आपसी नहीं। ठीक है, वापसी। तो अब देखिए, समझिए, कोई अगर हमारे देश का, ठीक है, व्यक्ति नागरिक वो यहाँ पर अपराध करके चला जाता है किसी और देश में, तो उस देश को हम सूचना करेंगे। देखो, हमारे यहाँ का एक अपराधी तुम्हारे वहाँ पर जाकर छुप गया है, तो वो क्या करेगा, वो उस अपराधी को वहाँ पर सजा नहीं देगा, वो अपराधी को हमारे देश में ही वापस भेज देगा। इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही प्रत्यार्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे इसमें। लेकिन यहां पर लेकिन आ लेकिन राज्यों द्वारा अपराधी को सौंपने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रावधान नहीं है, जिसके अनुसार अपराधियों को लौटाना जरूरी हो। विभिन्न विद्वानों के प्रत्यार्पण को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय विधि में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि उसको लौटाना ही जरूरी हो। देखो, अब कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं। जब एक देश से दूसरे देश के, ठीक है, संबंध अच्छे होते हैं तो वो एक दूसरे के हेल्प लेकर के इस काम को कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे देश से, ठीक है, नीरव मोदी, ठीक है, नीरव मोदी, माल्या, ठीक है, हमारे देश से चले गए अपराध करके, अपराधी है वो करके चले गए दूसरे देश में। ठीक है, अब वो दूसरे देश की जो सरकार है वो उसको वापस नहीं कर रही है, ना ही हमारे देश की सरकार की इतनी पावर है कि वो जाकर के उसको ले आए। लेकर के आ सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं लेकर के आ रही, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का बहाना लगा दिया होगा कि भैया अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे देश पर आकर के रह रहा है, हो सकता है वहाँ की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि वो वापस ही करे। अब कुछ परिभाषाएं और भी हैं, जैसे स्टार्क के अनुसार प्रत्यार्पण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसे व्यक्तियों को सौंपता है जो इसकी प्रार्थना करने वाले राज्य के प्रदेश में इसके कानून के विरुद्ध किए गए अपराध में अभियुक्त है या उसे दंडित या अपराधी ठहराया जा चुका है, तथा प्रार्थना करने वाले राज्य को तथाकथित अपराधी पर विचार करने का अधिकार है। समझ में आ गया। मतलब कि एक राज्य, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता है, इसमें विधि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि भी माना गया है और ना अविधि भी माना गया है। ठीक है, क्योंकि उसको नैतिक के मूल्यों को भी जाना जाता है और अधिकार इस तरह से इतने हैं नहीं, तो ये तो अधिकार बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो जरूरी नहीं है, वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भेजना है तो भेज दो, नहीं तो मत भेजो। तो यही कंडीशन है इसमें। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए तो चलते हैं आगे। प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार प्रत्यार्पण एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे मनुष्य को अर्पण करना है जो प्रथम राज्य क्षेत्र में विद्यमान है और उस पर यह आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में अपराध किया है, या दूसरे राज्य क्षेत्र से वह बाहर अपराध करने पर भी वह उसका नागरिक होने के नाते इस प्रदेश के कानून के अनुसार उसके क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, शॉर्ट में भी हमने प्रत्यार्पण को पढ़ा है, वहां से भी आप देख लेना, उसके बाद से यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम परिभाषा है, बस एक अंतर यह है इसमें कि जरूरी नहीं है कि जैसे राज्य हो गया एक और ये राज्य है दो, यहाँ से कोई, ठीक है, यहाँ पर चला गया, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर जाकर ही क्राइम कर दिया, तो इसको यहाँ पर जाकर क्राइम करने के बाद में जब तक इस देश की नागरिकता नहीं है, देश की नागरिकता इसी की है एक की, तो इसको यहाँ से वापस कर देगा।
ठीक है, और इसको बताएगा इसने ये अपराध किया है, तो ये ही इसको सजा देगा, वो नहीं देगा। ठीक है, ये इसको प्रत्यार्पण कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार प्रत्यार्पण एक दोषी या अभियुक्त व्यक्ति को उस राष्ट्र को समर्पित करना है जिसकी भूमि पर व्यक्ति को अपराध किया हुआ कहा जाता है या किसी अपराध में अभियुक्त हो चुका है और जो प्रत्यार्पित करने वाले राष्ट्र में उस समय संयोगवश उपस्थित है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे एक था भी मैंने बताया, ठीक है, एक दो, उसमें क्या यहाँ से अपराध करके वहां पे गया, ठीक है, और यहाँ से अपराध करके, दो से अपराध करके यहीं पे आ गया। अब आने के बाद में ये इसको बोलेगा भाई देखो वो तो तुम्हारे देश में पहुंच गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो अपराध करके गया है, तो फिर भी इसको सजा ये एक ही देगा क्योंकि वो एक का ही नागरिक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रोशियम के मतानुसार प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि या तो वह अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वयं दंड दे या उसे ऐसे राज्यों को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है, परंतु व्यवहार में राज्य इस प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यार्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है। सिद्धांत रूप से राज्य किसी विदेशी नागरिक को शरण देना अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि देखो अब क्या है कि दंड या तो जहां पर उसने अपराधी ने अपराध किया है या तो वो सजा दे, नहीं तो जिस अपराधी जिस देश का है उसको वहां पर भेज दे। लेकिन कंडीशन इसमें यह भी है कि ऐसा करने से वो थोड़ा बचते हैं, ठीक है, ऐसा करने से वो बचते हैं। दूसरा वाला राज्य पहले वाले राज्य के नागरिक को सजा नहीं दे सकता, वो बचते हैं, लेकिन वो शरण उसको दे सकता है, क्योंकि शरण देना क्या है कि एक, अगर मैंने उसे पढ़ा था आपको पढ़ाया था संरक्षण में पढ़ाया था कि एक राजनीतिक जो तत्व होता है वो दूसरे राज्य में जाकर के शरण ले सकता है और पूरा जो राज्य है वो उसकी सेवा करेगा, हर तरह से उसका संरक्षण करेगा। इसलिए अब देखिए आगे है, प्रत्यार्पण किसी अपराधी को जिस देश में कि उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां की वह उस समय है लौटा देना चाहे, यही प्रत्यार्पण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रत्यार्पण के आवश्यक तत्व। प्रत्यार्पण के आवश्यक तत्व क्या है, प्रत्यार्पण कब किया जा सकता है? प्रत्यार्पण के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। नंबर एक, दोषी व्यक्ति का ही समर्पण होता है, दोषी व्यक्ति का ही समर्पण होता है प्रत्यार्पण। ठीक है, देखिए दूसरा है राजनीतिक, धार्मिक तथा सैनिक अपराधियों का प्रत्यार्पण नहीं होता। राजनीतिक व्यक्ति, तुम्हें पता है राजनीतिक के लिए संरक्षण था, धार्मिक व्यक्ति को कहीं भी अपना धर्म वो बोल देगा मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, उसके लोग सपोर्ट करेंगे। सैनिक अपराधियों का प्रत्यार्पण होता ही नहीं, क्योंकि वो अगर भारत का कोई सैनिक है वो पाकिस्तान में चला गया तो वो प्रत्यार्पण नहीं करेंगे, वो उसको दोषी ठहरा करके उसको अपने अकॉर्डिंग सजा देंगे। तीसरा है जिस राज्य क्षेत्र में अपराधी द्वारा अपराध किया जाता है उसी राज्य को दोषी व्यक्ति को समर्पित किया जाता है। ठीक है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। चौथा है समर्पित करने वाले व समर्पण करने वाले दोनों राज्यों में इसे अपराध माना जाना चाहिए। इसे दोहरी अपराधिकता का नियम कहते हैं। देखो बहुत अच्छी चीज निकल गई, दोहरी अपराधिकता मतलब कि नंबर देश एक, नंबर दो, यहाँ का नागरिक वहां पे जाकर के यहाँ अपराध करके गया है, वहां पे पहुंच गया, अगर यहाँ पर भी वो क्राइम है, अपराध है, तो ही वो उसको अपराध ठहरा करके वापस भेजेगा। अगर यहाँ पर वो अपराध है, यहाँ पर अपराध नहीं है, तो उसको नहीं भेजेगा। समझ में आ गया? चलिए, और अगर यहाँ पर भी अपराध कर रहा है, यहाँ पर भी अपराध माना जाएगा, तो इसी को बोलते हैं दोहरी अपराधिकता। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा ऑप्शन है कि यह अपराध प्रथम दृष्टि से ही अपराध किया गया माना जाना चाहिए। प्रत्यार्पण के लिए राज्य द्वारा प्रार्थना की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रार्थना भी की जानी चाहिए और पहली दृष्टि में सबको लगना चाहिए कि हाँ भी वो अपराध करके गया है। ठीक है, अब है प्रत्यार्पण की प्रमुख शर्तें। मुख्य रूप से निम्नलिखित दो आवश्यक शर्तों के आधार पर भागे हुए अपराधी को प्राप्त करने के लिए उस राज्य से प्रार्थना करने का अधिकार है जिसने कि उस व्यक्ति को शरण दे रखी है। अर्थात नंबर एक, प्रत्यार्पण योग्य व्यक्ति होना चाहिए, प्रत्यार्पण योग्य अपराध होना चाहिए, प्रत्यार्पण योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों, अच्छा ये दोनों सेम हो गए, प्रत्यार्पण योग्य व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है जो प्रत्यार्पण जिसको करना है वह आपराधिक होना चाहिए और वो इस स्थिति में हो कि हाँ उससे कह सकें वो ठीक हो, तबियत बढ़िया हो एक तरह से, ठीक है, उसमें कोई कमी ना हो। ये सारी चीजें देखी जाती है। आगे है राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक अपराध करने वाले व्यक्तियों का प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
राजनीतिक अपराधी, व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध राजनीतिक स्वरूप का नहीं होना चाहिए, ऐसा अपराध प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। अगर अपराध है वो राजनीतिक अपराध है तो उसको प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता, राजनीति इसमें नहीं आ सकती, ध्यान रखना। दूसरा है सैन्य संबंधी अपराध, सेना संबंधी अपराध प्रत्यर्पण के लिए स्वीकार नहीं है किए जाते। यदि सैनिक अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसका समर्पण करना शरण देने वाले राज्य के लिए आवश्यक नहीं होता, ठीक है। एक तो राजनीतिक लोग हो गए, एक सेना के लोग हो गए, इन दोनों का समर्पण मतलब प्रत्यर्पण करना जरूरी नहीं है। अब है तीसरा धार्मिक अपराध, धार्मिक अपराध को भी प्रत्यर्पण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो अपराधी अपराध करके देश से भाग जाते हैं और दूसरे राज्य ने उन्हें शरण दे रखी है तो वो उसे प्रत्यर्पण हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये है धार्मिक चीजों पर, मतलब कि 3 लोग हैं जिनको प्रत्यर्पण लागू नहीं होगा, राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक। विशेष तौर से ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आगे है कि अपराधी पर उसी मामले का वाद चलाया जाएगा जिस करने के कारण वह देश से भाग गया था, इसे विशेषता का नियम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण किसी विशेष बड़े अपराध के लिए होता है, प्रत्यर्पण तब ही किया जा सकता है जब उसके लिए प्रार्थना की गई हो। ऊपर देखिए, मतलब कि कोई भी अपराधी है जिस काम को करके, जुर्म को करके बचने के लिए वो भागा है, उसी जुर्म के लिए उसे प्रत्यार्पित किया जा सकता है, ठीक है। और प्रत्यार्पित करने के लिए जैसा फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना करनी जरूरी है, रिक्वेस्ट करनी जरूरी है, ठीक है। अब है प्रत्यार्पण योग्य अपराध होना चाहिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से अपराध की श्रेणी है, वो कौन कौन सी लिस्ट है उन अपराधों की जिनमें प्रत्यार्पण हो सकता है, जिन अपराधों में, तो पढ़ते हैं। आमतौर पर प्रत्यार्पण की मांग तभी की जाती है जब अपराधी ने कोई गंभीर अपराध किया हो, जैसे ब्रिटेन के कानून के अकॉर्डिंग संगीन जुर्म किया हो। नंबर 1 वध करना, मर्डर। मानव हत्या, मतलब वध करना मतलब कि किसी जीव जंतु को खत्म कर देना। मानव हत्या का मतलब मनुष्य की हत्या। नकली सिक्के चलाना, जालसाजी, झूठे वाहनों से धन प्राप्त करना मतलब कि 420, अपहरण करना, बलात्कार करना और समुद्री डकैती। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो किसने बनाए हैं, ब्रिटेन ने। इनके अकॉर्डिंग ये ही वो तथ्य हैं जिनके अकॉर्डिंग यही वो जुर्म हैं जिनकी श्रेणी में, मतलब ये श्रेणी है जिनमें जो जितने भी जुर्म हैं, इन्हें अगर कोई भी करता हुआ पाया जाता है और ये सिद्ध हो जाता है तो ही प्रत्यार्पण हो सकता है। कुछ देश का ये कहना है कि जिस अपराध के लिए प्रार्थना की जाए वह गंभीर प्रकृति का होना चाहिए, न कि कोई साधारण। समझ में आ गया? चलिए, गंभीर प्रकृति का हो तभी हो सकता है, वरना साधारण के लिए नहीं। प्रत्यार्पण संबंधी भारतीय मामले क्या है? देखिए, धर्म तेजा का मामला। धर्म तेजा जयंती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तथा उस निगम के करोड़ों रुपए का घपला करके वह भारत से बाहर भाग गए। जब ये आइवरी कोस्ट में थे तो भारत ने वहां की सरकार से इनके प्रत्यार्पण की प्रार्थना की, परंतु आइवरी कोस्ट ने इनका प्रत्यार्पण करने से इनकार कर दिया। धर्म तेजा जब एक बार आइवरी कोस्ट में लंदन पहुंचे तो भारत को उनकी गतिविधि का पता चल गया। भारत सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन की सरकार से उनके प्रत्यार्पण की प्रार्थना की कि उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए, और ब्रिटेन की सरकार ने धर्म तेजा को न्यायालय के आदेशानुसार भारत को लौटा दिया और भारत ने तेजा के प्रति मुकदमा चलाया और उन्हें उनके अपराध के लिए सजा भी दी गई। समझ में आया? देखो, पहले किसी और कंट्री में तो उन्होंने प्रत्यार्पण को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो चले गए लंदन में ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया। जरूरी नहीं है कोई देश माने या ना माने, वो उनकी खुद की जो अपनी कंडीशन होती है। चलिए, दूसरा, नौसैनिक अधिकारी प्रत्यार्पणवाद जुलाई 1975। नौसैनिक अधिकारी 1975 भारतीय नौसेना के कमांडर एलिजाद ने भारतीय सरकार का लगभग 13 लाख रुपया पुनयोग गलत तरीके से उपयोग कर लिया था तथा यह अपराध उन्होंने 1969 में एडवोकेट के रूप में कार्य करते हुए किया था। वह अपराध करने के बाद देश छोड़कर चले गए। 1972 में वह न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता से पकड़े गए। भारत ने प्रत्यार्पण की मांग की जुलाई 1975 में। न्यूयॉर्क के न्यायालय ने उनके प्रत्यार्पण के लिए आदेश दे दिया। ठीक है, ये 2 केस ऐसे थे जिनमें प्रत्यार्पण स्वीकार कर लिया गया है। एक और है सूचा सिंह केस।
सूचा सिंह प्रताप सिंह कैरो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करके नेपाल भाग गया था। भारत ने नेपाल से सूचा सिंह को प्रत्यार्पण के लिए प्रार्थना की। नेपाल के न्यायालय ने सूचा सिंह के मामले में भारत सरकार की प्रार्थना स्वीकार करके उसका प्रत्यार्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रत्यार्पण। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई इसमें डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कुछ है ऐसा कि जो नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब और शेयर भी हमारे चैनल को कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है, नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।